हे गाइस, तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये काफी डार्क ट्रेलर था एक तरह से। यूजुअल एंटमैन मूवीज में जो लाइट हार्टेडनेस हमें देखने मिलती है वो इसमें कहीं नहीं थी और उसकी वजह है कैंग द कॉन्करर, जिसे फाइनली यहाँ ज्यादा फुटेज मिली है। और सिर्फ कैंग द कॉन्करर ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजें रिवील हुई है जो इस मूवी के लार्जर प्लॉट की तरफ इशारा करती है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी नई चीजें और ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हम स्कॉट को क्वांटम रियाम में आते हुए देखते हैं। ये मोमेंट शायद सबके क्वांटम रियाम के अंदर शक हो जाने के तुरंत बाद का ही है और स्कॉट प्रोबेबली उसी जगह पर लैंड करेगा जायंट मैन बनकर, जिसे हमने पहले ट्रेलर में देखा था। हम ये येलो कलर की एनर्जी देख सकते हैं उसके आसपास, जो कि फर्स्ट ट्रेलर में भी हमने देखी थी। बेसिकली यही पर स्कॉट और कैसी की मुलाकात फर्स्ट ट्रेलर में दिखने वाले रेबल्स के साथ होगी। उसके बाद हम स्कॉट को एक बुक स्टोर में देखते हैं जहां वो अपनी बुक लॉन्च करने आया हुआ है, लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जैसा कि D23 के ट्रेलर फुटेज में था। ये बुक शायद उन कई सारे मीडियम्स में से एक है जहां से पूरी दुनिया के आम लोगों को एवेंजर्स एंडगेम के फाइनल बैटल के बारे में पता चला था। कमाला खान को भी एंडगेम बैटल के बारे में स्कॉटलैंड के ही एक पॉडकास्ट बिग मी लिटिल मी से पता चला था। अल्टीमेटली इन्हीं सारी चीजों की वजह से अब वो और होप सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। लेकिन इस बुक स्टोर वाले सीन में हम स्कॉट के चेहरे पर एक रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन देखते हैं जब वो कैसी की बचपन की फोटो को देखता है। ऑफ कोर्स वो ये इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जिस कैसी से वो एवेंजर्स एंडगेम में मिला वो अब काफी बदल चुकी है। इसीलिए एक और सीन में हम कैसी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। अब अगर हम स्कॉट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसे यहाँ अपना खुद का ही पास्ट दिखाई दे रहा होगा जब वो खुद एक चोर हुआ करता था और कई बार जेल जा चुका था। डेफिनेटली उसे ये सब अपनी बेटी के लिए नहीं चाहिए और इसके लिए वो अपने आप को ही कैसी की इस हालत का जिम्मेदार मानता होगा। स्पेशली उसने जो 5 साल खो दिए जब कैसी बड़ी हो रही थी। और यही चीज अब कैंग एक्सप्लॉइट करेगा इस मूवी में अपना काम निकलवाने के लिए। स्कॉट की जिंदगी के वो 5 साल दोबारा देने के बदले अपना डिवाइस या पावर सोर्स निकालना, जो प्रोबेबली उसे क्वांटम रियाम से बाहर निकालेगा। उसके बाद हम कैंग को अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक में देखते हैं, उसके हेलमेट और ब्लू मास्क के साथ। कॉमिक्स में ये ब्लू मास्क और हेलमेट एक तरह का प्रोटेक्शन देते थे उसे, और भले ही कैंग एक ह्यूमन बीइंग ही है लेकिन उसका यह आर्मर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है और उसकी मदद करता है टाइम स्ट्रीम के वोल्टेक्सेस और करंट्स के अंडर नेविगेट करने के लिए। इसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की झलक हम ट्रेलर के बिल्कुल एंड में देखते हैं जब वो लिटरली बीम्स को शूट करता है अपने हाथों से। उसके बाद हम मार्वल स्टूडियोज के लोगों को देखते हैं जो कि मल्टीपल कलर्स के बीच में स्विच करता है। पहला है स्कॉटलैंड का रेड कलर, फिर होप या वॉस्प का येलो कलर और अल्टीमेटली कैसी का पर्पल कलर। ऑफ कोर्स ये सिग्निफाई करता है इन तीनों, या फिर अगर हैंक पिम का एंटमैन और जैनेट वैन डाइन की वॉस्प को मिला ले तो उन पांचों का कलेक्टिव एफर्ट जो इस मूवी में लगने वाला है कैंग को टक्कर देने के लिए। इवन फॉर अ स्प्लिट सेकेंड मार्वल स्टूडियोज का लोगो ग्रीन भी हो जाता है, जो शायद कैंग के आउटफिट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई और भी कैरेक्टर है जो इस टीम का हिस्सा नहीं है इस ट्रेलर में लेकिन मूवी में हमें दिखेगा। उसके बाद हम कैंग के कैसल का एक और लुक देखते हैं, लेकिन इस बार अलग एंगल से, जो कि सर्कुलर तो है ही लेकिन काफी हद तक ये टोनी स्टार्क के ओरिजिनल आर्क रिएक्टर जैसा भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये सर्कुलर रिंग्स 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आर्क रिएक्टर जैसा शेप होना ये भी दिखाता है कि उसके डिजाइन शायद एक लेवल तक टोनी से ही इंस्पायर्ड थे। और ये एक तरह का रेफरेंस भी हो सकता है कैंग के एक और वेरिएंट आयरन लैड का, जो कि अल्टीमेटली कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स का हिस्सा बनता है। और ये सर्कुलर रिंग्स कैंग का पर्सपेक्टिव भी दिखाते हैं टाइम को लेकर, जो कि बिल्कुल ही हू रिमेंस जैसा है, एक प्री डेस्टिन्ड सर्कल जिसका कोई एंड नहीं हो, बिल्कुल जैसे कि ही हू रिमेंस की सीक्रेट टाइमलाइन थी। उसके बाद हम जैनेट का वॉइस ओवर सुनते हैं कैंग के बारे में कि कैसे वो एग्जिस्टेंस को ही रीराइट कर सकता है और टाइमलाइंस को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। ये अगेन एक और ट्रेट है कैंग का जो कि ही हू रिमेंस से सिमिलर है, लेकिन दोनों के एग्जीक्यूशन के तरीके अलग अलग है, जो कि इस मूवी के बाद काफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम स्कॉट को लिटरली स्प्लिट होते हुए देखते हैं 2 अलग अलग वेरिएंट्स में। ये ऑन द फ्लाई वेरिएंट्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी इस ट्रेलर से लग रहा है कि कैंग ने स्कॉट को दी होगी सो दैट मल्टीपल स्कॉट किसी तरह से इस ग्लोइंग डिवाइस को हासिल कर सके। हाइस्ट ऑब्वियसली स्कॉट की खासियत रही है पहली एंटमैन मूवी से। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये डिवाइस ही वो असली रीजन है जिसकी वजह से इसके आसपास आने वाले किसी भी पर्सन के मल्टीपल वेरिएंट्स बन जाते होंगे। शायद इसीलिए कैंग यहाँ नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके वेरिएंट्स क्रिएट हुए तो वो कैसे होंगे। जितने ज्यादा वेरिएंट्स होंगे उसके उतने ही कम चांसेस होंगे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए। ही हू रिमेंस ने ऑलरेडी लोकी के फाइनल एपिसोड में वार्न किया था कि अगर लोकी और सिल्वी को ही हू रिमेंस के तरीके बुरे लग रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि उसके वेरिएंट्स ही हू रिमेंस से भी कितने ज्यादा बुरे हैं। तो कैंग अब किसी भी हालत में नहीं चाहेगा इस डिवाइस के नजदीक जाने के लिए।
हो सकता है कि इस डिवाइस के बीच में जो एनर्जी है वो कैंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन समहाउ ये आउटर सर्कुलर रिंग्स वेरिएंट्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वो उस पावर सोर्स के नजदीक नहीं जा पा रहा है। और ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि स्कॉट अल्टीमेटली कैंग की बात मान लेता है और उसके साथ डील कर लेता है। जिसके बाद हम स्कॉट, कैंग और अपने पहले लाइव एक्शन अपीयरेंस में मोडॉक को देखते हैं किसी तरह के पोर्टल से बाहर आते हुए। मोडॉक यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि डायरन क्रॉस लग रहा है, जो कि पहली एंटमैन मूवी में येलो जैकेट बना था। उस मूवी के एंड में स्कॉट उसका रेगुलेटर तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरह से सिकुड़ने लगते हैं। प्रोबेबली यही रीजन होगा मोडॉक के डिफॉर्म्ड बॉडी का, सर बड़ा और बाकी का शरीर छोटा। और क्योंकि वो कैंग के साथ है तो यहाँ लग रहा है कि समहाउ कैंग ने ही उसे ट्रीट किया होगा जब वो सब एटॉमिक बनकर क्वांटम रियम में आया होगा। उसके बाद हम हैंक, जैनेट और होप को एक तरह के क्रीचर पर सवार देखते हैं, जो कि प्रोबेबली जैनेट को उन रेबल्स से मिला होगा जिन्हें हमने पहले ट्रेलर में देखा था। जैनेट ऑब्वियसली कई सालों तक रही है यहाँ पर और उसने कनेक्शंस भी बनाए होंगे अपने क्वांटम रियम में। बिल मरे का कैरेक्टर भी प्रोबेबली उन्हीं में से एक होने वाला है, हालांकि वो खुद इस ट्रेलर में मौजूद नहीं था। फिर हम पहली एंटमैन मूवी का एक कॉलबैक देखते हैं, जहां मल्टीपल स्कॉट के वेरिएंट्स जमा होकर एंट्स की तरह ही एक तरह का पोल बना रहे हैं उस पावर सोर्स तक पहुंचने के लिए। इस शॉट में हमें पावर सोर्स का थोड़ा और डिटेल लुक देखने मिलता है। इस पावर सोर्स के एनर्जी का कलर काफी हद तक शांति के 10 रिंग्स के अंदर जो बीकन था उससे सिमिलर लग रहा है। हालांकि इन रिंग्स पर जो भी इंस्क्रिप्शंस है वो सारे सर्कुलर लैंग्वेज में है, जो ना ही शांति के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के ब्रेसलेट से मेल खाते हैं। हो सकता है कि ये लैंग्वेज कैंग ने खुद अपने लिए बनाई होगी 31st सेंचुरी में और सिर्फ वही इस लैंग्वेज को जानता होगा, जिसका मतलब है कि ये सर्कुलर रिंग्स प्रोबेबली कैंग के ही किसी वेरिएंट ने रखी है यहाँ पर जानबूझ के गलत हाथों में पड़ने से। हो सकता है कि इस पावर सोर्स को बचाने के लिए ही हू रिमेन्स ने खुद ये रिंग्स लगाई होगी सो दैट कोई दूसरा कैंग का वेरिएंट इसे हासिल ना कर सके। एक और शॉट में हम कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस में किसी तरह का वॉर देखते हैं, जो कि शायद स्कॉट और होप ने ही शुरू किया होगा उन रेबल्स के साथ मिलकर कैंग को इस कैसल और थ्रोन से हटाने के लिए। और डेफिनेटली कैंग और उसकी आर्मी भी सामने काउंटर अटैक जरूर करेगी, जिसके मल्टीपल शॉट्स हम देख सकते हैं इस ट्रेलर में। उसके बाद ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि एक वक्त पर कैंग अपने डील से मुकर जाता है और अल्टीमेटली हम स्कॉट और कैंग के बीच एक फिजिकल फाइट देखते हैं, जिसमें कैंग का पलड़ा भारी लग रहा है। फिर एक और शॉट में हम मोडॉक को देखते हैं, लेकिन अलग रूप में, जो कि रिसेंटली मल्टीपल लीक्स में भी हमने देखा था। ये शायद उसका किसी तरह का बैटल आर्मर लग रहा है जो वो कॉम्बैट में यूज करता होगा। एटलीस्ट इस ट्रेलर से इतना तो कंफर्म हो गया कि मोडॉक काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट ही रहने वाला है। और अगर कैंग क्वांटम रियम से बाहर आएगा तो नो डाउट मोडॉक भी मोस्ट प्रोबेबली उसे फॉलो करते हुए बाहर आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के वो एक्चुअल इंटेलिजेंसिया का हिस्सा बनेगा एमसीयू में, जिसकी एक छोटी सी टीज हमने शी हल्क में देखी। फिर आगे एक और शॉट में हम दोबारा उसी पावर सोर्स हाइस्ट को देखते हैं, जहां स्कॉट के मल्टीपल वेरिएंट्स है, लेकिन यहाँ स्कॉट अकेला नहीं होने वाला। इट सीम्स वो भी यहाँ पर स्कॉट का साथ देगी और इवन उसके भी मल्टीपल वेरिएंट्स जनरेट हो रहे हैं ऑन द फ्लाई। डेफिनेटली इस सीन से और कैंग के साथ फाइट वाले सीन से ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी डार्क होने वाली है और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होने वाले इस तीसरे एंटमैन मूवी के। काफी चांसेस है कि कम से कम एक डेथ हमें इस मूवी में जरूर देखने मिलेगी। अगर कैंग को मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन एस्टेब्लिश करना है तो डेफिनेटली उसे उतना ही डेंजरस और लीथल दिखाना भी इंपॉर्टेंट है और काफी चांसेस है कि इस मूवी में मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन की डेथ होगी। हालांकि एंटमैन भी इस मूवी में दो है, स्कॉट लैंग और हैंक पिम। हैंक पिम एक तरह से ओरिजिनल एंटमैन है और समहाउ उनके सीन्स इस ट्रेलर में काफी कम है। मार्वल शायद जानबूझ के उनके सीन्स ज्यादा रिवील नहीं कर रहा है। डेफिनेटली उनका भी एक सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस मूवी में और प्रोबेबली मूवी के एंड में उनकी ही डेथ होगी। फिलहाल ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन एक मेजर कैरेक्टर की डेथ होना इस मूवी और शायद पूरे एमसीयू को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा, जो कि जरूरी है कैंग जैसे कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या आपके हिसाब से इस मूवी में किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ होगी? अगर हाँ तो वो कौन हो सकता है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।